इस मूवी में हम देखेंगे कि अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि टोनी स्टार्क आयरन मैन है। टोनी स्टार्क को अपनी गिरती हेल्थ और अपने पिता की लेगेसी से जुड़े एक वेंजफुल मैडमैन इवान बेनको का सामना करना होगा। आयरन मैन 2 मूवी के स्टार्टिंग में हमें मॉस्को सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी को टीवी में दिखाया जा रहा होता है कि वो ही आयरन मैन है। ये सब टीवी पर एंटोन बेनको नाम का आदमी दिख रहा होता है। तभी वो अपने बेटे इवान बेनको को वहाँ पर बुलाता है। फिर एंटोन बेनको अपने बेटे को बताता है कि मैं अपनी नॉलेज के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सका। ये कहने के बाद इवान के पिता मर जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही काफी बीमार थे। अपने पिता की मौत के बाद इवान को काफी ज्यादा दुख और गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान के पास एक आर्किटेक्टर का ब्लूप्रिंट होता है, जिस पर एंटोन बेनको और हावर्ड स्टार का नाम होता है। फिर इवान बेनको अपने काम पर लग जाता है। उसके पास दीवार पर कुछ टोनी के पेपर कटे भी होते हैं। थोड़ी देर बाद वो जो बना रहा था उसका टेस्ट करता है और उसका ये टेस्ट सफल हो जाता है। इवान ने भी अब एक आर्किटेक्टर बना लिया था। इसके बाद हमें 6 महीने बाद आयरन मैन को दिखाया जाता है, जो कि उड़ते हुए कहीं पे जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो स्टार एक्सपो में पहुंच जाता है। यहाँ पर टोनी आयरन मैन के बारे में बता रहा होता है कि वो कितना काबिल है। उसी की वजह से अब शांति बनी हुई है। फिर टोनी अपने डेड हॉवर्ड स्टार के बारे में बताता है। इसके बाद हमें हॉवर्ड स्टार की वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें हॉवर्ड स्टार बता रहे होते हैं कि तकनीक के जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है। फिर वो अपने एक सिटी का मॉडल दिखाते हैं। टोनी स्टार का एक्सपो से बाहर निकल के जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार के पास एक मार्शल नाम की लड़की खड़ी होती है, जो टोनी को बताती है कि उसे सीनेट आर्म सर्विस कमेटी से एक लेटर दिया गया है और टोनी को कल वाशिंगटन में पेश होने के लिए कहा गया है। तब टोनी मार्शल को अपना बैच दिखाने को कहता है, तो मार्शल टोनी को अपना बैच दिखा देती है। इसके बाद हमें वॉशिंगटन डीसी में दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनेटर स्टर्न टोनी के सामने मांग रखते हैं कि टोनी को आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट को सौंपना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि आयरन मैन नाम का वेपन बहुत ही डेंजर है। फिर टोनी साफ साफ मना कर देता है कि आयरन मैन का सूट कोई वेपन नहीं है। मैं अपने सूट को किसी को भी नहीं सौंपूंगा, क्योंकि मैं ही आयरन मैन हूँ। इसके बाद में सेनेटर स्टर्न मौजूदा हथियारों के प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर हेमर इंडस्ट्रीज के सीईओ जस्टिन हेमर को बुलाते हैं। फिर जस्टिन हेमर सभी के सामने अपनी बात रखता है। इसके बाद में सेनेटर स्टर्न रोडी को भी वहाँ पर बुला लेते हैं, लेकिन रोडी हियरिंग में बताता है कि आयरन मैन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंध नहीं रखता, इसलिए वो देश के हितों और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन आयरन मैन के फायदे ज्यादा और नुकसान कम है, इसलिए आयरन मैन को हमारी मौजूदा फौजी कमान में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सेनेटर इसके लिए मना कर देते हैं और आयरन मैन की रिपोर्ट की सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाने को कहते हैं। इन सैटेलाइट फुटेज में दिखाया गया होता है कि दुनिया की और कंट्रीज भी आयरन मैन के सूट के जैसी कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर टोनी जस्टिन हेमर के दूसरे देशों में बनाए जा रहे आर्मर्स की भी फुटेज दिखा देता है, जिनके टेस्ट बुरी तरह से फेल हो गए थे। इससे जस्टिन हेमर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसके बाद में टोनी वहां से जाते हुए न्यूज में बताता है कि मैं अपने देश और इसके लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से। इसके बाद हमें इवान बेनको को दिखाया जाता है, जिसने कि आर्क रिएक्टर का यूज करके अपने लिए एक लाइट का वेपन बना लिया होता है। इसके बाद में हमें फिर से टोनी को दिखाया जाता है, जो कि अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आर्क रिएक्टर में पैलेडियम कोर जो टोनी स्टार को जीवित रखता है और उसके आर्मर को पावर देता है, वह धीरे धीरे टोनी को जहर दे रहा है। इससे टोनी के खून में जहर की मात्रा 24% हो चुकी है। आयरन मैन सूट के कंटिन्यू यूज से टोनी की हेल्थ तेजी से बिगड़ती जा रही है और आर्क रिएक्टर तेजी से पैलेडियम कोर को नष्ट कर रहा है। पैलेडियम कोर के रिप्लेसमेंट के लिए अभी तक कोई ज्ञात तत्व नहीं मिला है। जार्विस टोनी को बताता है कि इस तरह से तो ये जल्दी आपको मार डालेगा। तभी वहाँ पर पेपर पॉट्स भी आ जाती है, लेकिन टोनी डिसाइड करता है कि वो किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। उल्टा टोनी पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ अपॉइंट कर देता है। टोनी की ऐसी बातें सुनकर पेपर पॉट्स हैरान हो जाती है। इसके बाद में हमें इवान बेनको को दिखाया जाता है, जिसके पास में एक आदमी आकर उसके पासपोर्ट और टिकट दे देता है। वही दूसरी तरफ हैप्पी होगन और टोनी के पास पेपर पॉट्स आके बताती है कि उनकी लॉयर आ चुकी है और टोनी को ट्रांसफर के कागजों पे साइन करने के लिए कहती है। फिर टोनी उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है और टोनी पेपर पॉट्स की जगह एम्प्लॉय नाताली रसमैन को बना देता है। इसके बाद में हमें मोनाको शहर में दिखाया जाता है, जहाँ पर रेसिंग कार का मुकाबला रखा गया होता है। यहाँ पर टोनी पेपर और हैप्पी होगन के साथ आता है। वहीं पे उनकी मुलाकात नाताली से भी हो जाती है। फिर टोनी और पेपर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके पास जस्टिन हेमर और क्रिस्टिन एबरहार्ट आ जाते हैं। फिर वे सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं। जब टोनी अकेले में जाके अपना ब्लड चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी ब्लड टॉक्सिसिटी 53% तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि अब उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए टोनी डिसाइड करता है कि वो अब F1 कार की रेस में हिस्सा लेगा। F1 कार की रेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। तभी उनकी कार की रेस भी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें इवान बेनको को दिखाया जाता है, जो भी यहाँ पे आया हुआ था। वो रेस ट्रैक पर आ जाता है और रेसिंग कार्स पर हमला करने लग जाता है। ये देखकर हैप्पी होगन और पेपर पॉट्स टोनी का आर्मर लेके उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। उधर इवान बेनको भी टोनी की कार के 2 टुकड़े कर देता है। रेस ट्रैक पर गाड़ी आपस में भिड़ रही होती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर टोनी अपनी कार से बाहर निकल जाता है और इवान बेनको को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर हमला करने लग जाता है। तभी वहाँ पे हैप्पी होगन और पेपर पॉट्स आ जाते हैं और इवान बेनको को अपनी कार से टक्कर मार देते हैं। पेपर टोनी को गाड़ी में बैठने की कह रही होती है, तभी इवान बेनको उन पर फिर से हमला कर देता है। फिर हैप्पी होगन बार बार अपनी कार से इवान बेनको को टक्कर मारता है, लेकिन इवान बेनको उनकी कार पे हमला कर देता है। फिर पेपर टोनी को उसके आर्मर का सूटकेस दे देती है। फिर टोनी अपना आर्मर पहन के कार को लात मारकर दूर कर देता है और इवान बेनको को रोकने लग जाता है, लेकिन इवान बेनको इस फाइट में टोनी पर भारी पड़ रहा होता है।
वो टोनी के सूट को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। फिर टोनी उसके लाइट के वायर्स को अपने सूट में लपेटकर इवान बेनको पर हमला कर उसको नीचे पटक देता है और उसके सीने से आर्क रिएक्टर को निकाल देता है। फिर इवान बेनको को पुलिस पकड़ के ले जाती है। ये देखकर जस्टिन हैमर हंस रहा होता है। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है जो इवान बेनको से मिलने जेल में चला जाता है। टोनी उससे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक अच्छी थी और तुम अपने आर्क रिएक्टर को और भी बेहतर बना सकते थे, पर तुम्हें ये डिजाइन किसने दिया? तब इवान बेनको बताता है कि उसके पिता एंटोन बेनको ने उसको ये डिजाइन दिया, जो टोनी के डैड के ओल्ड पार्टनर थे। टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट कमाने के लिए सोवियत यूनियन से उसके पिता को निर्वासित कर दिया गया था और गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई। इस सब का जिम्मेदार इवान टोनी के पिता को मानता है, इसलिए वो स्टार्क फैमिली से बदला लेना चाहता है। फिर हमें टोनी को पेपर के साथ दिखाया जाता है, जो टीवी में सेनेटर को देख रहे होते हैं। वो बता रहा होता है कि टोनी के जैसा सूट अब और लोगों के पास भी है। फिर पेपर टोनी से पूछती है कि वो कुछ छुपा रहा है, तो टोनी उसकी बातों को बहाना बनाकर टाल देता है। इसके बाद हमें इवान बेनको को जेल में दिखाया जाता है, जिसको एक पुलिस वाला खाना देकर जाता है। उस खाने में जेल से भागने का मैसेज होता है, लेकिन तभी उसके लॉकर में एक और कैदी आ जाता है। उस कैदी के और इवान बेनको के नंबर सेम होते हैं। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। इवान बेनको उस कैदी को हरा देता है और उस सेल में ब्लास्ट कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी दो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसे एक गाड़ी में पटक देते हैं। पुलिस वाले उसे जस्टिन हैमर के पास ले जाते हैं, क्योंकि इवान बेनको को जेल से भगाने का प्लान जस्टिन हैमर का ही होता है। फिर जस्टिन हैमर इवान बेनको को बताता है कि मैंने देखा तुमने कैसे सबके सामने टोनी स्टार्क को मारा। अगर तुम्हें उससे रियल में ही रिवेंज लेना है तो तुम उसकी लेगेसी को खत्म कर दो, वो अपने आप मर जाएगा। तब इवान बेनको उससे अपना पंछी मंगाने को कहता है। इसके बाद में नताली और पेपर पॉट्स को दिखाया जाता है, जिनके पास रोडी आके पूछता है कि टोनी कहाँ है। वो बताती है कि टोनी नीचे है और उन्हें डिस्टर्ब मत करना। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है, जिससे जारविस बताता है कि एंटोन बेनको सोवियत यूनियन के फिजिसिस्ट थे, जो 1963 में ही अमेरिका भाग आए। फिर 1967 में उन्हें जासूसी के इंजाम में वापस भेजा गया। एंटोन बेनको का ही बेटा इवान बेनको है, वो खुद भी फिजिसिस्ट है। इवान बेनको पर पाकिस्तान को प्लूटोनियम से लैस हथियार बेचने का इल्जाम लगा, जिससे उसे 15 साल की सजा हो गई। तभी टोनी के पास रोडी आके बताता है कि मैं सारा दिन नेशनल गार्ड के साथ फोन पर था। मैं यहाँ आने से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ आकर तुम्हारा सूट न ले जाए। तुमने तो कहा था ये टेक्नोलॉजी अगले 20 सालों तक किसी के पास नहीं होगी। किसी और ने कल ही ऐसे सूट का यूज किया है। लेकिन रोडी को पता चलता है कि टोनी की हेल्थ ठीक नहीं है, पर टोनी अपने आर्क रिएक्टर के पैलेडियम कोर की वजह से उसकी हेल्थ पर पड़े इफेक्ट के बारे में रोडी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद में हमें न्यूयॉर्क में हैमर इंडस्ट्री को दिखाया जाता है। वहाँ पर जस्टिन हैमर इवान बेनको को लेकर आता है और उसे वहाँ की आर्मर्स को दिखाता है। फिर जस्टिन हैमर उससे कहता है कि अगले 25 सालों के लिए उसे डिफेंस डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिले और मैं चाहता हूँ कि आयरन मैन एक जंग लगा कबाड़ बन जाए और स्टार एक्सपो में जाके उसे सबक सिखाऊंगा। फिर इवान बेनको जस्टिन हैमर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं, जिसका पैलेडियम लेवल 89% पहुंच जाता है। तभी टोनी के पास नताली रसमेन यानी नताशा रोमानोफ आ जाती है। फिर टोनी उससे पूछता है कि समझो ये तुम्हारा लास्ट बर्थडे होता तो तुम इसे किस तरह से मनाती। तब नताशा रोमानोफ कहती है कि मैं जो चाहूंगी वही करती और जिसके साथ चाहूंगी उसके साथ मनाऊंगी। इसके बाद हम टोनी को आयरन मैन सूट में देखते हैं, जो कि अपने घर पार्टी में लोगों के साथ मजे कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पेपर के पास रोडी आ जाता है। फिर पेपर रोडी को टोनी की हरकत दिखाती है। टोनी को इस तरह से देखकर रोडी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन पेपर उसे ये कहकर रोक लेती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। फिर पेपर टोनी को रोकने के लिए उसके पास जाती है और कहती है कि तुम सभी लोगों से कह दो कि पार्टी खत्म हो चुकी है और अपने घर जाए। लेकिन टोनी सभी लोगों से कहता है कि पार्टी तो अभी 15 मिनट बाद में शुरू होगी, जिसको भी पार्टी नहीं करनी वो बाहर जा सकता है। टोनी आयरन मैन सूट का यूज कर नशे में इतना धुत हो जाता है कि वो आयरन मैन सूट से कांच की बोतलों को फोड़ने लगता है। ये देखकर पेपर और रोडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रोडी नीचे जाता है और आयरन मैन का आर्मर पहन लेता है। इसके बाद रोडी सभी को पार्टी से जाने के लिए कहता है और टोनी को आयरन मैन सूट उतारने के लिए कहता है। फिर वो लड़ने लग जाते हैं। इस फाइट में पहले तो टोनी रोडी पर भारी पड़ रहा होता है, फिर रोडी भी टोनी पर हमला करने लग जाता है। फिर वो दोनों लड़ते हुए छत तोड़कर नीचे आ जाते हैं। उनकी इस तरह से फाइट देखकर नीचे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और टोनी रोडी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद टोनी वहाँ खड़े सभी लोगों को डरा कर भगा देता है। तभी रोडी आयरन मैन पर वापस हमला कर उसे आग में गिरा देता है। इससे आयरन मैन काफी गुस्सा हो जाता है और वो दोनों आपस में रिपल्सर बीम से हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन जब आयरन मैन को होश आता है तो वो देखता है कि रोडी उसका मार्क सेकंड आर्मर लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोडी एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुका है। वही दूसरी तरफ हम आयरन मैन को डोनट खाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी आ जाता है। फिर वो दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। निक फ्यूरी को टोनी की बिगड़ती हुई हेल्थ के बारे में पता चल जाता है और तभी उनके पास नताशा भी आ जाती है। तब निक फ्यूरी बताता है कि नताशा रोमानोफ एक शील्ड की एजेंट है। ये सुनकर टोनी नताशा से नाराज हो जाता है। तभी नताशा टोनी की गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देती है। तब निक फ्यूरी बताता है कि ये लिथियम डाइऑक्साइड है, तुम्हारी बीमारी के लक्षण को कम करने के लिए। फिर हम जस्टिन हैमर को देखते हैं, जो इवान बेनको के लिए एक पंछी ला कर देते हैं, लेकिन इवान बेनको कहता है कि ये उसका पंछी नहीं है। फिर जस्टिन हैमर उस आर्मर को देखता है जिस पर इवान बेनको ने उसके सर पर हेलमेट की जगह कुछ और ही लगा दिया था। इससे जस्टिन हैमर नाराज होता है और कहता है कि इस सूट के अंदर एक पायलट जाना चाहिए, लेकिन इवान बेनको कहता है कि सूट में आदमी से प्रॉब्लम होती है, इसलिए ड्रोन बेहतर होता है। फिर जस्टिन हैमर कहता है
है कि मुझे आयरन मैन जैसा सूट चाहिए, क्योंकि सभी वैसा ही चाहते हैं और इस ड्रोन से स्टार एक्सपो में तहलका होना चाहिए। दूसरी तरफ मार्क II आर्मर को देखकर रोडी का सीनियर ऑफिसर कहता है कि इससे हम सेनेट को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये कमाल का सूट है और जस्टिन हैमर से कहो इसे हथियारों से लैस करे, क्योंकि जस्टिन हैमर एक्सपो में हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है और हम इस सूट को एक्सपो में दिखाने वाले हैं। तब रोडी इसके लिए मना करता है तो उसका सीनियर ऑफिसर फिर से कहता है कि हम इसे दिखाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर भी है। इसके बाद में हमें फिर से निक फ्यूरी और टोनी को दिखाया जाता है। निक फ्यूरी बता रहा होता है कि तुम्हारे डैड ने कहा था आर्क रिएक्टर बड़ी कामयाबी की पहली सीढ़ी है और हावर्ड स्टार्क शील्ड एजेंसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे जिन्हें निक फ्यूरी पर्सनली जानता था। निक फ्यूरी की बातें सुनकर टोनी हैरान हो जाता है। तभी निक फ्यूरी टोनी को उसके फादर की कुछ पुरानी चीजें देता है। फिर टोनी पूछता है कि ये सब क्या है। तब निक फ्यूरी बताता है कि तुम काफी समझदार हो, बस शुरुआत करो और नताशा स्टार कंपनी में ही काम करती रहेगी। एजेंट कोल्सन भी मेरे कहने पर तुम पर नजर रखेगा। उधर रोडी मार्क II आर्मर से आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है। तभी उनके पास जस्टिन हैमर आ जाता है। रोडी उससे पूछता है कि तुम इस सूट को कैसे हथियारों से लैस करोगे। तब जस्टिन हैमर उनके सामने कई तरह के वेपन्स दिखाता है। सारे वेपन्स देखने के बाद रोडी कहता है कि हम सारे के सारे वेपन्स लेंगे। उधर टोनी निक फ्यूरी द्वारा दिए गए हावर्ड स्टार के सामान को खोल के देखता है तो टोनी को अपने डैड की कुछ वीडियो भी मिलती है, जिसमें हावर्ड स्टार्क बताते हैं कि ये एक्सपो मॉडल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये मेरी पूरी लाइफ की मेहनत है और इससे एक नई फ्यूचर की शुरुआत होगी। मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो टोनी। इसके बाद सीधे टोनी ऑफिस में पेपर पॉट्स के पास आ जाता है। यहाँ टोनी पेपर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात ठीक ढंग से समझती ही नहीं है। यहीं पर टोनी हैप्पी होगन और नताशा से भी मिलता है। उन सब के वहाँ से जाने के बाद टोनी को वहाँ पर 1974 के स्टार एक्सपो का डायरेमा दिखता है। टोनी उसको अपनी कार में रखकर वहाँ से ले जाता है। टोनी घर आकर इस पूरे मॉडल को जार्विस से स्कैन करवाता है। टोनी इसके सेंटर में एक न्यू एलिमेंट को खोजने की कोशिश करता है, फिर वो इसमें कुछ खोज निकालता है। तब जार्विस कहता है कि ये नया खोजा गया एलिमेंट उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से पैलेडियम काम करता है, लेकिन इसे सिंथेसाइज करना नामुमकिन है। और फिर हम देखते हैं कि टोनी इसको बनाने के काम पर लग जाता है। तभी उसके पास एजेंट कोल्सन भी आ जाता है। वो एक शील्ड उठाकर टोनी से पूछता है कि ये क्या कर रही है। फिर टोनी उसे एक्सीलेटर बनाने के लिए यूज कर लेता है। एजेंट कोल्सन टोनी को गुड बाय बोल देता है, क्योंकि डायरेक्टर फ्यूरी उसको न्यू मैक्सिको भेज रहे थे। इसके बाद टोनी अपने काम पर लग जाता है और जार्विस की हेल्प लेके थोड़ी देर बाद वो उस न्यू एलिमेंट को बना लेता है। टोनी उस न्यू एलिमेंट को आर्क रिएक्टर में लगाता है तो जार्विस बताता है कि रिएक्टर ने मॉडिफाई कोर को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद जस्टिन हैमर इवान बेनको को कॉल करके ड्रोन के डिजाइन के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन इवान बेनको ड्रोन तैयार होने के बारे में मना कर देता है। और हम देखते हैं कि इवान बेनको ने अपने लिए एक वेपन बना लिया है। इसके बाद जस्टिन हैमर इवान बेनको के पास आकर कहता है कि हमारे बीच डील हुई थी कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा और तुम मुझे सूट दोगे। अब मेरे पास स्टार्क टेक्निक का एक टुकड़ा है, इसलिए अब मेरे सूट के सामने तुम्हारे ड्रोन खिलौने लगेंगे। इसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है, जिसको इवान बेनको कॉल करके कह रहा होता है कि मैंने इलेक्ट्रिकल साइकिल दुगनी कर दी, क्योंकि तुमने कहा था कि दुगनी साइकिल में ज्यादा ताकत है। फिर टोनी जार्विस से उसको ट्रेस करा के उसका पता लगा लेता है। इवान बेनको तब भी कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार के साथ जो किया मैं उसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद टोनी अपने नए आर्क रिएक्टर को पहन लेता है। जार्विस ने उसे अभी तक टेस्ट नहीं किया होता है। इसके बाद हमें एक्सपो को दिखाया जाता है। यहाँ पर जस्टिन हैमर सभी के सामने अमेरिकी फौज के लिए द हैमर ड्रोन पेश करता है और इन आर्मर ड्रोन को बेनको द्वारा मॉडिफाई किया गया था। यहाँ पर इन ड्रोन को लीड रोडी कर रहा होता है, जिसने की हैमर का मॉडिफाई किया हुआ मार्क II आर्मर पहना होता है, जो पूरी तरह से वेपन से लेस होता है। इस एक्सपो में नताशा और पेपर पॉट्स भी आई हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता है और रोडी से कहता है कि हम मुसीबत में, इन सब की जान को खतरा है, इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा और तुम्हें मेरी हर बात पे विश्वास करना होगा, क्योंकि जस्टिन हैमर इवान बेनको के साथ काम कर रहा है। फिर टोनी हैमर से पूछता है कि बेनको कहाँ है, लेकिन जस्टिन हैमर टोनी की बातों को टाल देता है। तभी रोडी और बाकी ड्रोन के सिस्टम को इवान बेनको अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे वे सभी आर्मर आयरन मैन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन आयरन मैन वहाँ से उड़कर बाहर निकल आता है। फिर रोडी और सभी आर्मर आयरन मैन का पीछा करने लग जाते हैं और आयरन मैन पर अटैक कर रहे होते हैं। रोडी टोनी को उन अटैक से बचने के लिए कहता है और नीचे बाकी के आर्मर ड्रोन्स एक्सपो के स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हैमर के पास नताशा और पेपर पॉट्स आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि सिस्टम को किसी ने लॉक कर दिया। फिर नताशा हैमर से सच्चाई खुलवाती है तो वो बताता है कि इस सब के पीछे इवान बेनको है और वो उसकी फैक्ट्री में है। तब पेपर पॉट्स पुलिस को फोन कर देती है। उधर रोडी और बाकी ड्रोन टोनी पर हमला कर रहे होते हैं। वही नीचे आर्मर ड्रोन एक्सपो से बाहर आके हमला कर रहे होते हैं। उधर नताशा और हैप्पी होकर हैमर इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाते हैं। टोनी उन आर्मर ड्रोन से पीछे छुड़ाते हुए उन्हें क्रैश करवाते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तब रोडी टोनी को बताता है कि कुछ आर्मर ड्रोन एक्सपो की तरफ वापस जा रहे हैं। उधर नताशा और हैप्पी होकर हैमर इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। उनके आने का पता इवान बेनको को चल जाता है, इसलिए भी अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनका मुकाबला हैमर के लोगों से हो जाता है। फिर नताशा उन सबको मार गिराती है। वही हैप्पी होगन बड़ी मुश्किल से एक आदमी को हरा पाता है। फिर इवान बेनको वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। वही दूसरी तरफ टोनी काफी सारे आर्मर ड्रोन्स को क्रैश करवा देता है। उधर नताशा और हैप्पी होगन को पता चलता है कि इवान बेनको वहाँ से भाग चुका है। दूसरी तरफ रोडी टोनी को पकड़ के और कल में गिरा देता है और टोनी के ऊपर फायर करने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर में नताशा रोडी के सिस्टम को ठीक कर देती है। इससे रोडी का आर्मर बंद हो जाता है। तब नताशा टोनी से कहती है कि तुम अब रोडी
रोडी से मिल सकते हो और तुम्हारा आर्क रिएक्टर भी अच्छे से काम कर रहा है। इससे तुम्हारी बॉडी के सारे हिस्से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। फिर टॉनी कहता है कि फिलहाल तो नहीं मरा हूँ, थैंक यू नताशा। उनकी बातें पेपर पॉट सुन लेती है और टॉनी से नाराज होती हुई कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है टॉनी, क्या तुम मुसीबत में हो? फिर टॉनी अपनी बातों से पेपर पॉट्स को मना लेता है। तब नताशा टॉनी को बताती है कि आर्मर ड्रोन तेजी से टॉनी तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर टॉनी रोडी को होश दिलाते हुए कहता है कि जल्दी उठो, वो आर्मर ड्रोन तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। थोड़ी देर बाद रोडी को होश आ जाता है और वो टॉनी से कहता है कि तुम अपना सूट वापस ले लो, इस सब के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि इस सब पे मेरा कंट्रोल नहीं था। फिर टॉनी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम इन ड्रोन से निपटते हैं। तभी उनको आर्मर ड्रोन्स आके घेर लेते हैं और रोडी और टॉनी पर हमला करने लग जाते हैं। फिर रोडी और टॉनी भी उन आर्मर ड्रोन्स पर जवाबी हमला करने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक तो वो ऐसे ही फाइट करते रहते हैं, लेकिन बाद में टॉनी उन सारे आर्मर ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेपर पॉट्स जस्टिन हैमर को पुलिस को अरेस्ट करवा देती है। जाते हुए जस्टिन हैमर पेपर पॉट्स को झूठी धमकी देके जाता है। फिर नताशा टॉनी को बताती है कि उसकी तरफ एक और आर्मर ड्रोन आ रहा है। तभी रोडी और टॉनी के पास इवान बेनको आर्मर पहन के आ जाता है। अब की बार इवान बेनको का सूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फिर रोडी और टॉनी इवान बेनको से फाइट करने लग जाते हैं। इस बार इस फाइट में इवान बेनको उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है और इवान उन दोनों को पकड़ लेता है। तब टॉनी रोडी से कहता है कि अपना हाथ उठाओ। तब रोडी ऐसा ही करता है। फिर वे एक दूसरे पर रिपल्सर रेस छोड़ते हैं, जिससे वहाँ एक लार्ज एक्सप्लोशन होता है और टॉनी और रोडी मिलकर इवान बेनको को हरा देते हैं। इवान बेनको मरते हुए कहता है कि हार गई तुम टॉनी। तभी रोडी कहता है कि ये सारे आर्मर ड्रोन कभी भी फट सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर रोडी और टॉनी तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं। फिर टॉनी तुरंत पेपर को बचाने आ जाता है और वो ड्रोन पेपर के पास पड़ते हैं उससे पहले ही टॉनी उसे बचा लेता है। टॉनी उसे सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर लेकर आ जाता है, लेकिन पेपर गुस्सा होती है। टॉनी से कहती है कि मैं अब और नहीं सह सकती, यही डर लगा रहता है कि तुम अपने आप को कुछ कर बैठोगे, मैं इस कंपनी को भी छोड़ रही हूँ। तब टॉनी पेपर को समझाते हुए कहता है कि तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा और जब भी मैं प्रॉब्लम में फंसा तुमने मुझे निकाला, और तुम मेरी कंपनी के सीईओ बने रहना नहीं चाहती तो ठीक है। फिर वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं। तभी साइड में बैठा रोडी कहता है कि मैं तुम दोनों को बहुत देर से देख रहा हूँ और धमाकों में मेरी कार नहीं रही, इसलिए टॉनी मैं तुम्हारा सूट लेकर जा रहा हूँ। फिर रोडी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में निक फ्यूरी टॉनी को एवेंजर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट सौंपता है। टॉनी की इस रिपोर्ट को नताशा ने बनाया था। निक फ्यूरी टॉनी से कहता है कि तुम्हारे अभी तक के बिहेव को देखकर अभी तो हम तुम्हें सिर्फ एवेंजर्स का सलाहकार बना सकते हैं। फिर टॉनी इसके लिए राजी हो जाता है और निक फ्यूरी से हाथ मिलाता है और टॉनी कहता है कि मैं इसकी फीस तो छोड़ दूंगा, लेकिन वॉशिंगटन में मुझे और रोडी को सम्मानित किया जा रहा है तो वहाँ पर भाषण देने के लिए हमें कोई चाहिए। फिर निक फ्यूरी कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद में सीनेटर स्टर्न भाषण दे रहे होते हैं। फिर उनके द्वारा रोडी और टॉनी को अवार्ड भी दिया जाता है। इसके बाद वो फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद में इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है जिसे देखने शील्ड एजेंट कोल्सन आता है और वो फोन पर बताता है कि यहाँ पर एक हैमर मिला है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।